नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा फूड पॉइजनिंग। आमतौर पर गर्मी और बारिश के सीजन में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आते हैं। सड़क किनारे लगी दुकानों से लेकर घरों में भी दूषित भोजन के कारण अनेक लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है और कई बार फूड पॉइजनिंग जानलेवा भी बन जाती है। लेकिन इंदौर में फूड पॉइजनिंग की जो 2 घटनाएं छात्रावास में हुई, उनका कारण लापरवाही न होकर जानबूझकर किया गया अपराध है। अक्सर हॉस्टल्स की जिम्मेदारी लोग हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को जानवर ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि इन बच्चों को दूषित भोजन, दूषित पानी कुछ भी परोस दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब कोई घटना हो जाती है तो लापरवाही सामने आती है, लेकिन बाद में सब कुछ पहले जैसा ही चलने लगता है। एक तरफ जागरूकता के अभाव में असावधानी के कारण बहुत से लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों को जानबूझकर दूषित भोजन परोसा जा रहा है, दूषित पानी पिलाया जा रहा है। एक तरफ असावधानी है तो दूसरी तरफ जानबूझकर किया गया अपराध। ये दोनों स्थितियां खतरनाक हैं, इसलिए बच्चे हों या बड़े, उनका फर्ज बनता है कि दूषित भोजन को ना कहें। साफ सुथरा और ताज़ा भोजन हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। आज दूषित भोजन से होने वाली जो परेशानियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही इंदौर की घटना पर भी बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, आइए देखिए। इंदौर के पंचकुइया में मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम आश्रम के 48 बच्चे फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई। इस घटना के 48 घंटे के भीतर नौलखा की फिजिकल एकेडमी के 44 से ज्यादा बच्चे भी फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मध्य प्रदेश के हॉस्टल से लेकर मध्याह्न भोजन तक फूड पॉइजनिंग के अनेक मामले हर साल सामने आते हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। एफआईआर दर्ज करने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हर साल हजारों बच्चों को फूड पॉइजनिंग के कारण या तो अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है या फिर पेट संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार गंभीर मामला होने से बच्चों की मौत तक हो जाती है। सरकारी हॉस्टलों का आलम तो ये है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण बच्चों को साफ सुथरा और ताज़ा भोजन नहीं मिल पाता। प्राइवेट हॉस्टल मुनाफा कमाने के चक्कर में रात का बचा हुआ भोजन बच्चों को परोस देते हैं। पानी की स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखा जाता। जब कोई गंभीर घटना होती है तो फिर सारी व्यवस्थाओं की पोल खुलती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही ढर्रा चलने लगता है। हॉस्टल और अन्य ऐसी संस्थानों की बात छोड़ दे तो आमतौर पर भी होटल में, कैंटीन में, सड़क पर लगे हुए फूड स्टॉल में कई बार और घर में भी दूषित भोजन और दूषित पानी जानलेवा बन जाता है। भोजन को ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं है। विशेषकर बरसात के दिनों में ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। ज्यादा पुराने फल और सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। खुले में रखे हुए फास्ट फूड से परहेज करना चाहिए। ये सब फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं और कई बार तो स्थिति जानलेवा हो जाती है। इंदौर के हॉस्टल जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जरूरी है कि ऐसी संस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। वहाँ पर बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाए। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी भोजन की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास जो सैंपल रहता है, उनकी रिपोर्ट आने में ही कई महीने लग जाते हैं। इस दौरान कुछ ले देकर मामला रफा दफा हो जाता है और भ्रष्टाचार करने वालों को मनमानी छूट भी मिल जाती है। ऐसे में सबसे जरूरी है जागरूकता और सावधानी, तभी फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। जानलेवा फूड पॉइजनिंग इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भोजन स्वस्थ स्वच्छ हो तो बेहतर है, वरना आप कोई भी ऐसा भोजन, कोई भी ऐसा खाना, देखिए बारिश के सीज़न में तो लगभग हम घर पे ही देखते हैं कि आपने थोड़े बहुत मसाले ही खुले रख दिए तो उसमें फफूंद आ जाती है। कई सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप खुला छोड़ देते हैं तो फफूंद आ जाती है, हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो इस खराब चीज़ों को भी आप यूटिलाइज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं उनका किसी न किसी तरीके से। और जो खाने वाला शख्स है उसको नहीं पता कि आपने इस चीज़ में ख़राब मसाले डाले हैं या ख़राब चीज़ों का उपयोग किया है या सही चीज़ों का उपयोग किया है। उसके बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। इंदौर की 2 जगहों पर इसी तरह की घटना हुई है, जहां पर 44 से ज़्यादा बच्चे एक जगह फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और 48 बच्चे जो दिव्यांग युग पुरुष धाम है वहां पर भी कुछ यही हुआ। हॉस्टल्स में बच्चों को कुछ भी खिला दीजिए,
उन्हें तो पता नहीं चलता, लेकिन इंसानियत तो होनी चाहिए कि आप किस तरीके से किसी को कुछ भी खिला सकते हैं। आइए आप जानते हैं इंदौर की इस घटना पर कलेक्टर ने क्या कहा है, सुनिए। डेथ कितनी हुई है सर? ऑफिशियल रिकॉर्ड कितना है? टोटल 6 डेथ्स जो 29-30 तारीख के बाद अगर करें तो टोटल 6 डेथ्स हुई हैं, जो जांच कमेटी के द्वारा सभी रिकॉर्ड्स को देख के पता लगा है कि 6 टोटल डेथ्स हुई। 5 की बात आ रही थी सर, एक डेथ को क्या छुपाया गया है आश्रम की तरफ जी से? हाँ, जैसा मैंने बताया कि शुरू में जो डेथ्स हुई थी वो उनके द्वारा सीधा जो वहाँ उनके पेरेंट्स थे उन बच्चों को पेरेंट्स को बच्चे की डेड बॉडी उनके द्वारा प्रदान करी गई है, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट में है। और चलिए इस घटना के बारे में और भी जिक्र करते हैं और आप कोशिश करेंगे कि हम जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम समझने की कोशिश करें कि ये जो मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं ये थमेंगे कैसे। योगेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हमारे साथ जेपी पालीवाल साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। और मनोज राठौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सबसे पहले योगेश, इस घटना के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए होंगे, लेकिन जो फूड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? आखिर इन लोगों ने क्या खाया था या क्या इन्हें खिलाया गया या किस चीज का ध्यान नहीं रखा गया, बताइए। देखिए पारू, जो इंदौर में जो युग पुरुष धाम का जो मामला हुआ उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कलेक्टर, क्या जिला प्रशासन या सरकारें इस तरह के संस्थाओं पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाती है? यानी कि जब ये इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं यहाँ पर लगातार जांच क्यों नहीं होती है? ये जो युग पुरुष धाम का जो मामला है उसमें जो प्राथमिक तौर पर जो अंतरिम रिपोर्ट जो है उसके बाद में यह जानकारी आई है कि ये जो कारण है कालरा यानी कि हैजा, जो पानी में खराबी होती है, दूषित पानी जो पीने के कारण जो होता है उस कारण से इन लोगों को फूड पॉइजन हुआ है। इस कारण से लगभग 40 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती, जिसमें 13 आईसीयू में है और लगभग 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। 6 बच्चे जो मौत हुई उसमें से एक बच्चा जो था पारुल, उसको पोस्टमार्टम के पहले ही यानी कि 30 तारीख को भर्ती किया गया था और 1 तारीख को उनके माता पिता को सौंपकर उसका पोस्टमार्टम किए बिना उसको दफना दिया गया था। इस मामले को लेकर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है, उस पर उनको फटकार लगाई है और इस मामले में 3 दिन का नोटिस दिया है। और नोटिस देने के साथ में ये कहा गया है कि 3 दिन में आप कारण बताओ, नोटिस दिए, कारण बताइए क्यों इस तरह का मामला हुआ, क्यों लापरवाही बरती गई आश्रम में। देखिए पारुल, हम आपको एक बात बताते, सामान्य व्यक्ति को जब इस तरह का कोई पानी, दूषित पानी या दूषित खाना दिया जाता है तो वो रिएक्ट करता है, लेकिन ये जो दिव्यांग बच्चे ये रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ये बता भी नहीं सकते कि किस तरह का भोजन दिया जा रहा है, किस तरह का पानी दिया जा रहा है, वो अपनी जो दुर्दशा वो जाहिर भी नहीं कर सकते। इस कारण से ये जो आश्रम है इसमें इस तरह की अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही थी। हम आपको एक जानकारी और दे दें कि जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले इसी संस्था को 1 करोड़ 20 लाख की जो है चैरिटी प्राप्त हुई, यानी कि संस्था को बहुत बड़ी संख्या में चैरिटी मिलती रही है और इस मुताबिक देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छी सुविधा होना चाहिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। जब जांच कमेटी ने जांच की तब किचन में भी गंदगी पाई गई, किचन भी अस्वच्छ पाया गया और इस कारण से जांच कमेटी ने जो प्राथमिक रिपोर्ट जो अपनी दी है उसमें दोषी माना है आश्रम को। और इस मामले में जो शादीजा जो मैनेजर है उनको सचिव जो है शादीजा, उनको भी जांच के घेरे में लिया है। जो प्राचार्य थे उनको जांच के घेरे में लिया है पारुल। और अभी भी जो है बच्चों की स्थिति बहुत नाजुक है। प्रशासन और सरकार ऐसी संस्थाओं पे लगातार कार्रवाई कर रही है। हम आपको जानकारी देते थे कि कुछ बच्चे प्राइवेट हॉस्टल के भी आए थे, जो गणपति हॉस्टल है, मध्य प्रदेश के मंत्री है, उनके नजदीकी करीबी रिश्तेदार है, उनका हॉस्टल बताया जा रहा है। वहां से ही बच्चे जो है दूषित पानी के शिकार, फूड पॉइजनिंग के शिकार आए थे और इस मामले को लेकर कल कलेक्टर ने कमेटी भेजी थी, जांच के लिए दल भेजा था जिसमें सीएमएचओ, एसडीएम वगैरह गए थे और उन्होंने वहां पर सील किया, हॉस्टल का जो मेस था उसको सील किया है और लगातार इस तरह के इंस्टीट्यूट को जांच करें। कमिश्नर दीपक सिंह ने ऐसे जल स्रोतों की जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, वहां के पानी का, दूषित पानी का जो सैंपल लेने के आते हैं और जल स्रोतों की जांच के लिए क्या गया पानी सैंपल भी लेकर तो पता चलता है कि महीनों तक रिपोर्ट नहीं आ रही। और अब इस तरह के मामले जब सामने आए हैं तो जितने भी, मैं कह रही हूँ इंदौर नहीं, जितने भी मध्य प्रदेश के ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जो धाम है या फिर ऐसे हॉस्टल्स हैं
या फिर इस तरह की संस्थाएं हैं जहां पर बच्चे रहते हैं। आप सोचिए, लानत है ऐसे लोगों पर, दिव्यांग बच्चों को इस तरह का जो बता नहीं सकते कि क्या वो स्वाद है उस चीज का, क्या नहीं। उन्हें कितनी गंदगी से वहां पर भोजन बना के दिया जा रहा था, और उसमें से आप बता रहे हैं कि 6 बच्चों की मौत हो गई। 1-1 करोड़ रुपए इनको चैरिटी मिलती है। इस चैरिटी देने वालों को भी सोचना चाहिए कि आप जिन्हें चैरिटी दे रहे हैं वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। वाकई लानत है ऐसे लोगों पर। डॉक्टर पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालीवाल साहब, इस तरह का दूषित भोजन ये तो इन्हें जानबूझकर दिया जा रहा था, लेकिन जानबूझकर खाने वाले लोग भी खूब सारे हैं। वो ये देखते हैं कि कैसी भी चीज है, कुछ भी है, वो बाहर ठेले पर जाते हैं, और फिर जो कई जगहों पर हमने ठेले वाले हो या फिर रेलवे में सप्लाई करने वाला खाना हो, कई जगहों पर हमने देखा जब छापे पड़ते हैं तो किस तरह की चीजें सामने आती हैं। अब जनता की जागरूकता की बारी कि अब अगर जनता जागरूक है तो इन चीज़ों से परहेज करें, या फिर जो भी आप ले रहे हैं किसी अच्छी जगह से लें जहां पर वाकई आप ट्रस्ट करते हो कि यहाँ गंदगी नहीं होगी, या फिर उनको ओपन किचन आपको मिले कि वो किन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए पारुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी जनता की यदि जागरूकता की बात करें तो एक छद्म जागरूकता का एक दौर चल रहा है कि हमारे पूर्वज निश्चित तौर पर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें समझ, संयम और समझदारी जरूर थी कि क्या चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये जो दौर है, इस दौर में हम पढ़े लिखे होने की बात तो करते हैं, लेकिन विवेकी होने नहीं। देखिए, सामान्य तौर पर जब बारिश का मौसम होता है तो इस वक्त जो अचानक जो बाढ़ का पानी आता है या गंदा पानी आता है, वो यदि हमारे जल स्रोतों में मिल जाए, कुएं में मिल जाए, तालाब में मिल जाए, बावड़ी में मिल जाए, जहाँ से हम पानी पी रहे हैं, या कई बार हम आजकल देखते हैं कि नगर निगम की जो पाइप कनेक्शन होते हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी बस्तियों में पानी पीने के जो पाइप के कनेक्शन होते हैं, नल जो टोटियां होती जो पाइप होता है जब वहां निकलता है, वो हमारी गंदी नदियों नालियों के बीच में से या गंदी नालियों में साफ निकलता है। बिल्कुल। ऐसे में जहाँ पर उन पाइप का जोड़ होता है, उन जोड़ों के बीच से भी यदि कहीं दूषित नाली का पानी चला गया, जिसमें खास तौर पर ये जो इस वक्त जो हैजे का दौर होता है, इसमें साल्मोनेला करके बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया यदि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में यदि किसी के भी शरीर में पहुंचेगा तो वो बहुत जल्दी उसको उल्टी दस्त करेगा, और उसे उसी के कारण हैजा होता है। तो हैजा जो होता है उल्टी दस्त का एक गंभीर प्रकार होता है, और सामान्य तौर पर ये जो पशुओं या मनुष्यों का जो फल होता है उससे दूषित हुए पानी के कारण ये बीमारी होती है। तो ये आपने जो विषय उठाया है, जो इस वक्त की जो घटना है, निश्चित तौर पर जिन घरों के चिराग आज की तारीख में चाहे वो दिव्यांग थे, लेकिन माँ बाप के अरमान तो थे, उनका भविष्य थे, उनका दीपक तो थे। ऐसे दीपकों के वजह से जो समाज में जो संदेश जाता है, ऐसे संदेश को मैं समझता हूँ कि इस तरह के संदेश उठना चाहिए। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर किसी को भी दोष नहीं देना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं जब जितने सख्त कानून बनते हैं, उन सख्त कानूनों को तोड़ने के लिए उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था एक सदाचार के रूप में, शिष्टाचार और भ्रष्टाचार के रूप में टेबल के नीचे से जारी रहती है। मैंने देखा है कि कानून हिंदुस्तान के इतने अच्छे बने हैं कि उन कानूनों के बारे में कई बार हम देखें तो कानून में जो कानून का पालन कराने वाले लोग हैं वो उतने कानून का पालन करने वाले वजनदार नहीं है। बड़ा होता जाता है। मैं सभी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि कानून जितना सख्त होगा, लिफाफा उसकी फीस, उसका ये मान चलो भ्रष्टाचार या कदाचार या रिश्वत उतनी ज्यादा होती चली जाती है, इसलिए कानून का पालन नहीं होता है। और उसी अनुपात में ये समस्या मैं समझता हूँ कि हमारे कहीं हमारा प्रशासनिक सिस्टम में नहीं होता, लेकिन ये सिस्टम में सख्ती की जरूरत है, और शायद वो सख्ती नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसे लोग फल फूल रहे हैं। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप भी समाज सेवी हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गलत चीज़ों पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन कई जगहों पर अब आपका काम बढ़ गया है सर। अब आप लोगों को भी ऐसी जगहों पर नज़रें बनाए रखनी होंगी। अगर हम समाज सेवा करने निकले हैं, हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो वाकई काबिल तारीफ, लेकिन ऐसी जगहों को चिन्हित करने के लिए, चिन्हित करके थोड़ा यहाँ पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है सर। मनोज जी। जी मैडम, ये काफी निंदनीय घटना है कि एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वहाँ की संस्थाओं उसको अपने बिना जानकारी दिए शासन प्रशासन को उसे दफना दिया जाता है। उसके बाद बच्चों में दूषित वातावरण और दूषित पानी, दूषित खाद्य सामग्री देके उनके साथ जो घिनौना अपराध कर रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन के भी कुछ अधिकारी जो वहाँ पर ड्यूटी पे रहते हैं, उनकी मिलीभगत से सब
हो पाता है। तो मेरा तो मानना है मैडम कि इसमें कमेटी जब भी बने इस घटना के पहले बनना चाहिए कि बारिश शुरू होने वाली है और ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम अनाथ या आश्रम रहते हैं तो आश्रमों में पहले से हम निरंतर प्रयास करें कि इन दूषित पानी या दूषित भोजन या कोई गंदगी ना हो। उसके पहले कमेटी बना के हम इसकी पूरी विस्तृतता से चर्चा करें या जानकारी ले लें या जाकर वहाँ पर हम पूरा एक बार विजिट करें इन चीजों को लेके, जिससे कि हमें इन बच्चों के साथ में जो विकलांग बच्चे हैं, जो आर्थिक कमजोर है, मानसिक रूप से प्रणीत है, इन सभी के साथ मैडम ये घटना कभी भविष्य में भी नहीं घटे। वर्तमान में जो हुआ वो तो बड़ा निंदनीय है और अधिकारी जब जागते हैं जब तक तो सारा घटनाक्रम हो चुका होता है। तो मेरा विषय मैडम यही रहेगा, कोई मरता नहीं तब तक अधिकारी जागते रहे। हाँ, जब तक कोई एक बड़ी घटना नहीं घटती जब तक अधिकारी जाग नहीं पाते हैं और जो वहाँ पर फुल टाइम सर्विस में रहते हैं वो भी अपनी सर्विस से कहीं ना कहीं भिंगी रहते हैं, उस प्रकार नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। तो इन सब चीजों का परिणाम ये होता है कि हमें किसी की जान से खेलना या खेला जा सकता है। तो लगभग ये होता है कि अब देखिए अब 6 बच्चे अभी तक डेड हो चुके हैं, 13 बच्चे आईसीयू में एडमिट है, 40 बच्चों को और एडमिट करा चाचा नेहरू में। तो इसकी कमेटी बाद में बनने की वजह से प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जब भी मौसम का परिवर्तन होता है या कोई भी चीज होती है तो हमें उस कमेटी को पहले गठन करना चाहिए। मसला क्या है ना, जो सारी चीजें आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ आप लोग जिम्मेदारी लीजिए। ऐसी जगहों पर आप लोग जाकर हम सामाजिक व्यवस्था को जाके वहाँ पर चेक कीजिए, समय समय पर आप लोग जाके उन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि समाज सेवा का नाम सिर्फ समाज सेवा कह देने भर से नहीं होगा ना सर। एक जिम्मेदारी विषय है कि हमें भी समाज में कहीं हम समाज हित में काम करना है तो हमें इन चैरिटियों के लिए कहीं ना कहीं पहले से ही अवगत होना चाहिए और हमें भी इन चीजों पर मेंटेनेंस करना चाहिए। एक एसोसिएशन बनाइए, इलाके बांट लीजिए, क्षेत्र बांट लीजिए, उन जगहों की जिम्मेदारी लीजिए, वहां पर जाकर बातचीत कीजिए, कम से कम कुछ तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा। अगर अधिकारियों तक जब तक बात पहुंचती है तब तक तो 1-2 मर चुके होते हैं, 1-2 की मौत हो चुकी होती है, तब तक समझ आता है उनको कि क्या हो रहा है। जैसे योगेश जी ने बताया कि चैरिटी को एक दिन पहले ही 1 करोड़ 20 लाख का फंड रिलीज किया गया था। तो जब इतना बड़ा फंड रिलीज होता है तो अधिकारियों के नॉलेज में भी रहता है तो इन्हें एक बार वहाँ की पहले विजिट करना चाहिए या वहाँ पूरा मेंटेनेंस करना चाहिए, उसके बाद ही इतना बड़ा फंड रिलीज होना चाहिए। या चैरिटी के जो विभाग होते हैं उसमें पहले से ही रिपोर्ट बन के आनी चाहिए। यदि 2 दिन पहले रिपोर्ट बोली होती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। हर एक टाइमिंग होनी चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए योगेश, जिसमें इंस्पेक्शन करने के लिए समय समय पर टीम्स पहुंचें। ऐसी जगहें खासतौर पर ऐसी जगहों पर तो ज़रूरी हो जाता है जहां पर बच्चे बता ही नहीं सकते कि उन्हें क्या दिया जा रहा है, कैसे उन्हें रखा जा रहा है। जब अंदर आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या किस तरीके का नरक की तरह उन्हें रखा जा रहा था। अब जब ये घटना सामने आई है तो जरूरी हो जाता है इस मामले में सरकार भी संज्ञान ले और ऐसी जगहों के लिए टीमें तैनात हो, समय समय पर इंस्पेक्शन हो, और इंस्पेक्शन के लिए भी 2 अलग-अलग जगहों से टीमें होनी चाहिए, क्योंकि पता चलता है इंस्पेक्शन हो गया, रिपोर्ट सौंप दी गई और उस रिपोर्ट में जो देखा वो तो लिखा ही नहीं था। योगेश मैडम, शासन से मैं एक निवेदन करूंगा कि शासन सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर सामाजिक लोगों को एक कमेटी बना दे, जिनको क्षेत्र वाइज जैसा आपने बताया अभी से बांट दे कि इस क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र में इतने अनाथ आश्रम है या विकलांग आश्रम है तो यहाँ पर ये कमेटी की एक समिति बना दे, उसमें हर समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल बना दे। योगेश से मेरा ये सवाल था। योगेश, क्या बताएंगे ऐसे जो लोग हैं जो एनजीओ के नाम पर काम करते हैं या फिर समाज सेवा के नाम पर काम करते हैं, ये ऐसी जगहों पर भी जाना मुनासिब समझते हैं कि अब लोगों के लिए काम किया जाए? इतने सारे बच्चे एक जगहों पर हैं तो कम से कम एक बार जाकर देख लिया जाए, अचानक से इंस्पेक्शंस होने चाहिए? योगेश देखिए पारू, सामाजिक विभाग है सरकार का जिसकी जिम्मेदारी है, प्रशासन का भी विभाग जिसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे संस्था, ये तो जो चैरिटी वाली संस्था है, ऐसी संस्थाओं की रजिस्टर्ड संस्था है, लिस्टिंग होती है, प्रॉपर तरीके से इनका मेंटेनेंस ऑडिट होता है, ऑडिट रिपोर्ट जाती है। तो सरकार और प्रशासन इस मामले को लेकर कभी हमने नहीं देखा कि जिस संस्था की जांच हुई किसी एनजीओ के वैल्यू प्लेस पर जाकर देखा कि इस तरह की व्यवस्था है। जब इस तरह की घटनाएं होती है तभी प्रशासन और सरकार जागती है, तभी इस तरह की कार्रवाई सामने आती है। आपको बता दें कि कई एनजीओ अब लगातार धड़ल्ले से लोग एनजीओ खोल रहे हैं, उनको पता है कि हमें चैरिटी मिल जाएगी। अब लोग 6-11 लोगों की कमेटी बना लेते हैं और एनजीओ शुरू कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब उस एनजीओ का काम क्या है? जिला प्रशासन भी ये जानने की कोशिश नहीं करता है और सरकारें भी जानने की कोशिश नहीं करती है। अब सरकार को ऐसे एनजीओ को ऑडिट करना चाहिए, सरकार को ऐसे एनजीओ की सूचियां निकालना चाहिए, उनको ऑडिट करना चाहिए कि वास्तव में वो समाज सेवा कर रहे हैं या सिर्फ
समाज सेवा के नाम पर कमाई कर रहे हैं। ये जो संस्था, इसको बहुत बड़ी चैरिटियां मिलती है, बहुत बड़ी राशियां आती है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्राचार्य का बिहेवियर था। पहला हमने वीडियो जब भेजा था सुबह का, जब वो जांच कमेटी के सामने बैठी थी, जब सरकारी अधिकारी गए थे, तब कैसे वो मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी। उसके बाद एसडीएम जो है वो उसी मैडम के साथ खिलखिला कर हंस रहे, यानी कि जो मोती है उसका मातम या उसका गम नहीं है। उनको उस जगह पर अपनी जो मस्ती है, अपने जो आपस की मजाक मस्ती है, वो दिखाई दे रही थी। किसी को भी जरा सी उस मामले की गंभीरता नहीं पता थी। आखिरकार कलेक्टर को इस मामले में संज्ञान लेना पड़े और एसडीएम को तत्काल लाइन अटैच करके उनको जिला निर्वाचन कार्यालय भेजना पड़ा। लेकिन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई क्या आखिर? अभी भी जांच का ही नाम दिया जा रहा है योगेश। मौत का जिम्मेदार कौन? देखिए, मौत का जिम्मेदार मैं मानता हूँ, पहली चीज तो प्रशासन को ही मानूंगा, सरकार को ही मानूंगा, क्योंकि इस तरह की संस्थाओं की लगातार जांच क्यों नहीं होती है। हम आपको बता दें कि ऐसी संस्थाओं को बाहर से खूब भी दिया जाता है। जैसे किसी शादी में खाना बच गया है, किसी शादी का खाना आ गया, किसी जन्मदिन का खाना का, तो खाना जो है वो संस्थाओं को डोनेट कर देते हैं। लेकिन उस संस्था को ये नहीं देखा जाता है कि ये खाना दूषित है, स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं। खाना आया, बच्चों को परोस दिया। कई आश्रम है जहाँ पर खाना जाता है, कोई भी ऐसा मीडिएटर नहीं है, कोई भी ऐसी मीडिएटर संस्था नहीं जो वहां पे खाना जाए, वहां से सप्लाई किया जाए, वो जांच करने वाला। दूषित पानी की बात करें तो टंकियों में पानी बरसों हो जाते हैं, जो सफाई नहीं होती है। पानी की गंदगी पानी में क्या गिरा है, नरक से भी बदतर जिंदगी इन्हें मिल रही है, क्योंकि खाने के नाम पर सीधे तौर पर इन्हें जहर परोसा जा रहा है। डॉक्टर साहब, जेपी पालीवाल साहब, अब सवाल ये उठता है कि ये तो वो बच्चे हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या खा रहे हैं, या समझ ही आ रहा था तो वो बता नहीं पा रहे हैं, या वो बता भी पा रहे होंगे तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता होगा इतना। लेकिन मैंने शुरुआती दौर में भी कहा कि कई लोग जानबूझकर भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इस सीजन में फूड पॉइजनिंग के मामले लगातार सामने आते हैं और इतने गंभीर हो जाते हैं कि मौत तक हो जाती है। क्या एडवाइस देंगे आप हमारे दर्शकों को सर शॉर्ट में? देखिए, जो खासकर जब बारिश की शुरुआत होती है तो उस वक्त आपको पानी और भोजन पर पर्याप्त ध्यान देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त क्या होता है कि मक्खियों का प्रजनन का समय होता है, तो आप देखते हैं कि इस वक्त मक्खियां अचानक बढ़ती हैं जी। ये जब मक्खियों के प्रजनन का समय आता है तो ऐसे में मक्खियां बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती है, बहुत सक्रिय होती हैं, चाहे वो मादा मक्खी हो चाहे वो पुरुष मक्खी हो, ये बहुत सक्रिय हो जाती है। और ऐसी सक्रियता में इनकी गतिविधियां, और आप खुद देखते हैं कि इनकी स्पीड, और जब आप बहुत गौर से इन 3 दिनों मक्खियों को देखें तो बहुत सक्रिय मिलेगी। मक्खियां इस तरह के कीटाणुओं को फैलाने का एक बड़ा सशक्त माध्यम है। दूसरा, बाढ़ का पानी जिसमें कहीं कहीं खुदा मल द्वार मल मिला हो, इस तरह का, चाहे वो मनुष्य का मल हो चाहे पशुओं का मल हो, वो यदि पानी में चला गया और पीने का पानी का स्रोत है तो इस तरह का पानी यदि पिया जाएगा तो बड़े लेवल पर रहेगा। बिल्कुल, पानी या तो फिल्टर्ड लें, या तो फिर अगर नहीं आपके पास सुविधा तो बॉईल करके पी सकते हैं। तीसरा, ये तो हो गया पानी लिक्विड के लिए। सॉलिड फूड में क्या होता है कि मक्खियां जब कहीं पर इस तरह के किसी गंदगी पर बैठती हैं तो वहां से वो कीटाणु अपने परों में और अपने पंखों में और पैरों में लेकर खाने पर परोस देती है, खाने पर छोड़ देती है, और वो खाने पर वही चीज बहुत सारी चीजें हैं जो सभी को पता भी है सर, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों लोग इसे अनदेखा करते हैं और खुद अपने स्वास्थ्य के साथ मजाक कर बैठते हैं। बहरहाल समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, देश दुनिया में सब जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं कि आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस जगह पर खा रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। अगर साफ सफाई का भोजन में अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो वो भोजन आपके लिए जहर हो सकता है। इंदौर की 2 जगहों पर इसी तरह की घटनाएं सामने आई, जहां बेचारे दिव्यांग बच्चे, उनको क्या दिया जा रहा था क्या नहीं दिया जा रहा था। आप सोचिए, 6 बच्चों की यहाँ पे जो है बच्चों की मौत की खबर आ रही थी, और एक बच्ची तो ऐसी थी कि जो वहां पे पहुंची, इलाज के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ, तमाम चीजें हैं। 1 करोड़ से ज्यादा इस संस्था को वहां पर ट्रस्ट के रूप में पैसा मिला है, वहाँ पर उनको जो चैरिटी मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके का वहाँ पर वातावरण था, गंदगी थी। यहाँ ज़रूरत है कि प्रशासन भी ध्यान रखे कि ऐसी जगहों का समय समय पर इंस्पेक्शन होना चाहिए, अलग अलग टीमों के द्वारा होना चाहिए, ताकि सही रिपोर्ट बाहर आए और पता चले कि ये जो चैरिटी करने वाले लोग हैं या अपने आप को समाज सेवी कहने वाली संस्थाएं हैं, ये असल में कर क्या रही हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।